बच्चों आगे हमारा लेसन है इकाई नंबर 8 कार्बन एवं इसके यौगिक। ये हमारे राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम में यह लेसन अंक 4 का है। कितने अंक का है? 4। इसमें 1 अंक का प्रश्न हमें मिलेगा खंड ए में और 3 अंक का प्रश्न मिलेगा हमें खंड ब में। ये 3 अंक हैं, ये भी 3 बातें पूछी जाएगी, तीनों 1-1 नंबर की होंगी। 3 बातें पूछी जाती है, तीनों 1-1 नंबर की। इसमें लगभग IUPAC नाम का प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी, अभी जैसे आपको कार्बन और उसके यौगिक पढ़ाएंगे, इन कार्बन के जो यौगिक हैं इनका IUPAC नाम पूछा जाए, या इसी का एक पार्ट है जिसमें LPG का पूरा नाम, CNG का पूरा नाम, या आपके इस पाठ्यक्रम में 3 बहुलक हैं, नायलॉन, टेरिलीन, PVC, PAN, इनकी एकलक इकाइयों के बारे में पूछा जाता है। तो आज का हमारा लेसन है कार्बन और कार्बन से संबंधित या उसके व्युत्पन्न यौगिक। कार्बन आवर्त सारणी में हमने देखा था हमारे पास 118 तत्व हैं। आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118। इसमें परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 और इसका प्रतीक क्या है? कार्बन का C। दोबारा देखिए, परमाणु क्रमांक 6, प्रतीक कार्बन और परमाणु भार क्या होता है? 12। ये है हमारा कार्बन। तो कहाँ स्थित है ये आवर्त सारणी में? परमाणु क्रमांक यानी 6 नंबर क्रम संख्या पर या परमाणु क्रमांक। और आपको मैंने बताया था किसी भी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है, जैसे इसका कितना है 6, उतने ही इसमें क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन संख्या। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन संख्या। और जितनी इलेक्ट्रॉन संख्या है उतनी ही उस परमाणु में क्या होती है बच्चों? प्रोटॉन संख्या। और इस परमाणु में न्यूट्रॉन संख्या भी कितनी है? कितनी होती है बच्चों? 6। अब ये कैसे निकाली? ये वैसे तो हमारे आगे के सिलेबस में आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। आपको मैंने बताया था कि किसी भी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है बच्चों? प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। हमारे पास कितनी है? 6 प्लस 6, सॉरी न्यूट्रॉन संख्या हमें निकालनी है 6, यह है न्यूट्रॉन। और परमाणु भार कार्बन का कितना है? 12। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 12। तो हमारे पास न्यूट्रॉन संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों? 6। इस तरह से किसी भी तत्व का परमाणु भार उस परमाणु या तत्व में उपस्थित प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या के योग के बराबर होती है। अब अगर हमें परमाणु भार पता है, प्रोटॉन संख्या पता है, और अगर न्यूट्रॉन संख्या हम जानना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन संख्या भी इसमें कितनी है? 6। अब कार्बन है, कार्बन से संबंधित और कार्बन से बने यौगिकों को क्या नाम दिया जाता है बच्चों? कार्बनिक यौगिक। क्या कहा जाता है? कार्बनिक यौगिक। इसी क्रम में इसी पाठ्यक्रम में आपके सिलेबस में 2 सिद्धांत दिए गए हैं। 2 वैज्ञानिक हैं हमारे पास, एक तो है बर्जीलियस और एक है वोल्लर। बर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक यौगिक हैं, या इन्होंने सिद्धांत दिया था जैव शक्ति सिद्धांत। बर्जीलियस ने क्या दिया था? जैव शक्ति सिद्धांत, कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार जैविक पदार्थ यानी जीवों में कौन आते हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के द्वारा ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। यह किसने कहा था? जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार। इसी क्रम में दूसरे वैज्ञानिक आए थे हमारे पास, वोल्लर। इन्होंने क्या किया? अकार्बनिक पदार्थों से भी कार्बनिक पदार्थ की या कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया और पहला कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया। पहला कार्बनिक यौगिक, और इसका नाम क्या है बच्चों? यूरिया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। तो यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पहले कार्बनिक यौगिक या पहला खोजा गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो कौन सा है ये? यूरिया, NH2CONH2। ये बना कैसे? अकार्बनिक पदार्थ इन्होंने क्या लिया? एक तो लिया अमोनियम सल्फेट और एक लिया पोटेशियम साइनेट।
इनकी जब अभिक्रिया करवाई गई तो हमारे पास क्या बना, यहाँ एक तो निकलेगा यहाँ K2SO4 और एक हमारे पास यहाँ बनेगा NH4CNO, अमोनियम साइनेट। जब अमोनियम साइनेट को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं या गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों, यूरिया। क्या बनता है, यूरिया। अकार्बनिक यौगिकों से बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यूरिया। इसी क्रम में अब हम कार्बन के बारे में चर्चा करते हैं। तो कार्बन है, आपको याद आ रहा है कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है बच्चों, 6, परमाणु भार क्या है, 12। अब अगर आपसे पूछा जाए आवर्त सारणी में इसकी स्थिति क्या है, तो कहाँ स्थित है ये, आपको यहाँ इस तरफ बनवाए थे मैंने, पी ब्लॉक तत्व बनाए थे हमने, जिसमें यहाँ 13वां वर्ग, यहाँ था 14वां वर्ग, 15वां, 16वां, 17 और 18। तो इसमें दूसरा आवर्त, इसमें यहाँ होता है बोरोन, यहाँ होता है कार्बन। तो दूसरे आवर्त में और वर्ग कौन सा है बच्चों, 14वां वर्ग है। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 6। इसी तरह से इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बनाया जाता है। ये हालांकि पूरे डिटेल से आपको 11वीं क्लास में ही समझा सकते हैं, अब अगर बताएंगे तो केवल यही पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा टॉपिक चला जाएगा। तो आपको केवल इस 10वीं क्लास में केवल एक कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, याद रखना पड़ेगा। याद कैसे रखेंगे आप, आपको मैंने यहाँ आवर्त सारणी के दौरान S, P, D और F 4 ब्लॉक की बात की थी। हमने कहा था अगर बाहरी कोश या संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉन S उपकोश में जाता है तो वो तत्व क्या कहलाते हैं, S ब्लॉक तत्व। अगर बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में जाता है या P उपकोश में भरा जाता है तो क्या कहलाते हैं, P ब्लॉक। यदि D में जाता है तो D और F में है तो F ब्लॉक। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों ये होता है 1s2 2s2 2p2। ये हमें याद रखना है। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन। आप देखिए 2, फिर 2 4 और 2 6, ये है हमारे पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद परमाणु क्रमांक हो गया 6, परमाणु भार है 12, स्थिति क्या है, 14वें वर्ग में है और दूसरे आवर्त में है। आगे हम देखेंगे इसमें कार्बन क्या करता है बच्चों। कार्बन अपने समान या असमान परमाणुओं के साथ यह क्या करता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। क्या करता है, सहसंयोजी बंध। क्योंकि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं बाहरी कोश में, 4। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे तब कार्बन को स्थायित्व मिले, या किसी भी अन्य परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन ले तो कार्बन को स्थायित्व मिले, ऐसा इन रासायनिक अभिक्रियाओं में या कार्बन के लिए संभव नहीं है। इसलिए ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, साझा। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार, इस एक लाइन का, इस बंध का क्या मतलब है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। इस प्रकार यहाँ कार्बन की संयोजकता कितनी देखी थी हमने, कितनी होती है, 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 4। और यह कौन सा बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध, या इसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप का बंध। यानी इस बंध के इलेक्ट्रॉनों पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का बराबर समान अधिकार होता है। 4 जो संयोजकताएँ ये दर्शाता है, इसके ये 4 प्रकार से दर्शा सकता है। कार्बन अपनी 4 संयोजकताएँ 4 प्रकार से दर्शा सकता है। जैसे अगर ये चारों संयोजकताएँ 4 एकल परमाणु, जैसे चारों हाइड्रोजन हों या चारों क्या हों, क्लोरीन हों, इनके साथ बनाए तो ये क्या कहलाता है, पहले टाइप की संयोजकता इसने दर्शाई। या कार्बन क्या करता है बच्चों, एक कार्बन में द्विबंध और त्रिबंध बनाने की भी गुण पाया जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ ये संरचना,
और इस यौगिक का नाम है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड। हमारे पाठ्यक्रम में इसका नाम दिया है, संरचना दी है, तो हम इसे बिल्कुल याद रखेंगे। हमसे पूछा जा सकता है कि आप फॉर्मेल्डिहाइड की संरचना बनाइए या एक ऐसे यौगिक का उदाहरण दीजिए जिसमें कार्बन एक द्विबंध द्वारा अन्य परमाणु से जुड़ा हो और 2 एकल बंध द्वारा अन्य परमाणु से जुड़ा हो। ऐसे यौगिक का उदाहरण पूछे तो आप क्या बताएंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। यदि कार्बन एक त्रिबंध बनाए और एक एकल बंध बनाए तो ये इसका उदाहरण आपसे अगर पूछा जाए तो ये इसका उदाहरण है हाइड्रोजन साइनाइड। चौथा है अगर कार्बन 2 द्विबंध बनाए, क्या बनाए? 2 द्विबंध। तो ये हैं कार्बन के 4 यौगिक। चारों में से कोई भी एक आपसे पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे कि एक ऐसे यौगिक का उदाहरण दीजिए जिसमें कार्बन 2 द्विबंध द्वारा 2 अन्य परमाणुओं से जुड़ा हो। तो इसका उदाहरण ये है CO2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। इसी प्रकार एक ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन एक त्रिबंध द्वारा अन्य परमाणु से जुड़ा हो और एक एकल बंध द्वारा, तो इसका यौगिक क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। और अगर एक द्विबंध और 2 एकल बंध हैं तो इसका यौगिक क्या है? ये फॉर्मेल्डिहाइड। ये है हमारे पास कार्बन के 4 प्रकार की संयोजकता बनाने का तरीका। इसी के साथ यहाँ कार्बन में आपको मैं एक और बात बताती हूँ कि कार्बन जो 4 अन्य परमाणु से जुड़ता है वो इस तरह से जुड़ता है। ये जो संरचना बनती है इसका नाम होता है बच्चों समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय, जिसमें केंद्र में कार्बन होता है और 4 परमाणु इससे एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और इनका बीच में जो कोण है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और इस संरचना का नाम होता है समचतुष्फलकीय। और इस संरचना में कार्बन का संकरण केवल संकरण नाम से आप इतना याद ही रखें। हमारे पाठ्यक्रम में आपको केवल एक ही संकरण याद रखना है, 10वीं क्लास में। ये भी आगे 11वीं और 12वीं रसायन विज्ञान में हम पढ़ते हैं संकरण, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। इस कार्बन का जब 4 एकल संयोजकताओं द्वारा जुड़ा हुआ समचतुष्फलकीय संरचना है, समचतुष्फलकीय संरचना के साथ अगर हमसे संकरण पूछा जाए तो इसका संकरण क्या है बच्चों? sp3। क्या है ये? sp3 संकरण। अब इसी के साथ कार्बन में एक और विशेष गुण पाया जाता है कि कार्बन से ही लगातार आपस में शाखित या अशाखित श्रृंखलाओं में जुड़ने की प्रवृत्ति या गुण रखता है और इस गुण का नाम क्या होता है? श्रृंखलन। इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन। जिसमें कार्बन के साथ ही यह शाखित या अशाखित दोनों ही रूपों में एक जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन। और इसे हम आगे डिटेल में, जैसे ये तो हमारी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? अशाखित। और ये कौन सी हो जाएगी? शाखित। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात हमेशा आपको याद रखनी है कि कार्बन आपको कभी भी कहीं भी दिखाई दे, चाहे एकल बंध में आपको दिखाई दे या द्विबंध में दिखाई दे, आप हमेशा पहले ये चेक करेंगे कि कार्बन की संयोजकता केवल और केवल 4 होनी चाहिए। 1 2 3 4। अगर कभी आपको दिखे कि इस तरह से 5 हो रही है तो आप तुरंत रुक जाओ, वहीं हमारी कहीं ना कहीं गलती है। अगर यहाँ द्विबंध होगा तो यहाँ ये एकल बंध नहीं होगा। कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी ध्यान रखनी है आपको? 4। अगर कभी 2 द्विबंध है तो भी कार्बन की संयोजकता क्या होगी? यहाँ 4 ही होगी। ये गुण कौन सा है? कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। आगे हम इन यौगिकों को शाखित और अशाखित जो श्रृंखलाएं हैं वो आगे हम इसके यौगिक पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। कौन से यौगिक पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का जब हम वर्गीकरण देखेंगे तो उसमें ये सारे यौगिक पढ़ेंगे जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सारे यौगिक हमारे पास आएंगे। इसी के साथ यहाँ एक और
छोटी सी हेडिंग या टॉपिक है वो इस तरह से आप याद रखें, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसमें क्या है कि कार्बन है उसकी जो स्थायित्व या संयोजकताएं हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम डॉट के रूप में या बिंदु के रूप में शो करें तो वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और हमारे पाठ्यक्रम में 3 यौगिक हैं, एक तो है CH4, एक है C2H4 और एक है C2H2। इसका नाम है मीथेन, एथीन और एथाइन। इन तीनों यौगिकों की हमें देखनी है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या देखनी है इनकी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए हम ऐसे बनाएंगे, ये हमें दिख रहा है एक कार्बन है मध्य में और 4 क्या है इसमें, हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ 2 कार्बन ऐसे जुड़ेंगे द्विबंध द्वारा, और तीसरा यहाँ ये है हमारे पास एथाइन। ये हाइड्रोकार्बन यौगिक बन गए बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। इसमें ये मुख्य 3 यौगिक हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमारे पाठ्यक्रम में है और हमें करनी है। तो हम देखते हैं कि एक बंध का मतलब है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन और एक हाइड्रोजन का। चाहे हम ऐसे दिखाएं, नहीं तो हम ऐसे डॉट करके भी दिखा सकते हैं। तो ये होती है कौन सी संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब अगर हम कार्बन के नज़रिए से देखें तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 4 यहाँ, 6 और यहाँ 8। हमने आपको बताया था कोई भी परमाणु है वो अपना स्थायित्व कंप्लीट करना चाहता है और स्थायित्व के लिए उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो केवल 2 हों या कितने हों, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करता है बच्चों, साझे का बंध बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। और अब ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो एक राउंड आप कार्बन के नज़रिए से ऐसे करेंगे। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन खुद का है, एक इसने साझे से किया, तो ये हो गया हाइड्रोजन का स्थायित्व कंप्लीट। ये इस तरह की जो संरचना ये क्या दिखा रही है कि यहाँ कार्बन का भी स्थायित्व है और हाइड्रोजन का भी स्थायित्व बना हुआ है। ये कौन सी संरचना है, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसकी संरचना है ये, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब हम इसी के साथ दूसरी देखते हैं एथीन की। दूसरी किसकी देखते हैं, एथीन। ये है हमारे पास एथीन। संरचना कैसे बनी है बच्चों, ये देखिए, यहाँ एक बंध का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देखे हमने, 2। तो जब यहाँ 2 बंध है तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4। यहाँ एक बंध है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। यहाँ भी एक बंध है तो कितने हो गए, 2। यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। ये अब इस कार्बन की, कार्बन जैसे 1 और 2 नंबर दे दिया हमने, इस कार्बन की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब देखो 2, 4, 6 और 2 ये वाले 8। तो ये हो गया इसका स्थायित्व कंप्लीट। इस कार्बन की बात करें तो 4, 2, 6 और 2, 8। ये इस तरह से हो गया इस कार्बन का स्थायित्व। हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये किसकी संरचना हो गई, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी के साथ हम तीसरी देखते हैं एथाइन। तीसरी कौन सी देखते हैं, एथाइन। कैसे बनी है, त्रिबंध यहाँ और यहाँ। तो आप देखिए, हम दोबारा देखिए, यहाँ एक बंध था तो कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, यहाँ 2। द्विबंध है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। और यहाँ त्रिबंध है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बच्चों, 6। कितनी हो गई, 6। 2 परमाणुओं के मध्य एक बंध, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ कार्बन, यहाँ और यहाँ। तो इस कार्बन की बात करें 6 ये इलेक्ट्रॉन और 2 ये, कितने हो गए, 8। इस कार्बन की बात करें 6 और 2
8, ये हाइड्रोजन यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ। ये है हमारे पास 3 यौगिक, मेथेन, एथीन और एथाइन। ये नाम कैसे आया, ये हम जब हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण देखेंगे वहाँ एक बार फिर से इनकी चर्चा होगी और ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तक हमें आज इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी समझनी है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए आपको क्या करना है, पहले आप सीधी सामान्य ऐसी संरचनाएं बनाएंगे, उसके बाद इनमें क्या करना है, जितने यहाँ बंध हैं उसी बंध के अनुसार यहाँ क्या दिखाने हैं, सब जगह इलेक्ट्रॉन। बंध को किस रूप में दिखाना है, डॉट के रूप में या इलेक्ट्रॉन बिंदु के रूप में दिखाना है। तो ये है हमारे मेथेन, एथीन और एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। थैंक यू बच्चों।